सो गुड मॉर्निंग अगेन। हम अकाउंट्स की थ्योरी कर रहे थे। हमने चैप्टर 1 की बहुत सी थ्योरी उसमें कवर कर ली थी, ठीक है। फिर भी कुछ थ्योरी के चैप्टर्स यूनिट्स रह गई थी, वो इस वीडियो में अपने कंप्लीट करूंगा। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद या उस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा थ्योरी करने की जरूरत है। ये सुपर मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। सुपर भी है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इतना कर लोगे बहुत है, ठीक है ना। इतने ही लेवल की आपकी थ्योरी आती है, ठीक है जी। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 में एक यूनिट रह गई थी, नाम था उसका कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। आओ जी, सिंपल तरीके से। पहले देखो, लायबिलिटीज जो होती हैं, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि मुझे पेमेंट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, पेमेंट करना है या फिर नुकसान हो सकता है। लायबिलिटीज वो होती है जो फ्यूचर में जाएंगी, मतलब जो पे हो चुका, जो पे हो चुका वो तो लायबिलिटी रही नहीं ना। जो पे करना बाकी है उसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो आपकी लायबिलिटीज 3 भाग में डिवाइड होती है। सर क्या? एक तो उसको बोल सकते हैं एक्चुअल लायबिलिटी। एक्चुअल लायबिलिटी का मतलब ये मुझे पे करनी है, इसके बारे में पता होता है कि ये मुझे कब पे करनी है, कब पे करनी है, इसे बोलते हैं एक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है जी। सर, एक वो लायबिलिटी होती है जो कैश की फॉर्म में आपके यहां से नहीं जाती, कैश की फॉर्म में आपके यहां नहीं यहां आपके यहां से नहीं जाती, लेकिन उसकी वजह से आउटफ्लो हो जाता है। आउटफ्लो दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो जाना या फिर जो आपने कमाया उसका नहीं आना भी एक प्रकार से आउटफ्लो ही होता है। तो मान लो मैंने किसी को माल बेचा, मैं हर साल माल बेचता हूं, उसका क्या बनाता हूं? प्रोविजन बनाता हूं। तो लायबिलिटी के अगेंस्ट एक क्या बन सकता है आपका? प्रोविजन बन सकता है, ठीक है। ये दो तरह की लायबिलिटीज के अगेंस्ट हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते हैं। तीसरा होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी लो जी। सर, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे शांति से क्या होता है क्या नहीं होता है। सर, एक्चुअल लायबिलिटी का मुझे पता है कि भाई मेरे को आपको पेमेंट करना है, 50,000 पेमेंट करना है, 1 महीने बाद पेमेंट करना है। गॉट इट। प्रोविजन में क्या होता है? मुझे नुकसान तो होगा, लॉस होगा। कब होगा? फ्यूचर में होगा। कंफर्म है? हाँ सर होगा, बट कितना होगा उसका मुझे नहीं पता होता है। आराम समझना, कितना होगा उसका मुझे नहीं पता होता है। शांति से। लॉस होगा, कैसे होगा साहब? मुझे टैक्स जमा कराना है, खर्चा है मेरा मेरा मैंने गुड्स बेचा उधार में, बैड डेब्ट्स होगा, लॉस होगा, तो मुझे होगा, पक्का होगा। कितना होगा ये नहीं पता। अभी प्रोविजन बनता कैसे है? भाई मेरा पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस है कि 2% पैसा डूबता ही डूबता है, तो लगभग होता है ना, ठीक है। कितना होगा ये नहीं पता, ठीक है। होगा जरूर, वो लगभग 2% के आसपास होगा, लेकिन होगा, ठीक है। सर, कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? शांति से सुनने की कोशिश करना, आराम से। लॉस, आराम से समझना, देखना, लॉस हो सकता है। सर, लॉस हो सकता है क्या मतलब क्या हुआ? कि मुझे लगता है कि नुकसान हो सकता है। अब नुकसान हो सकता है, अब देखो वर्ड समझना, इसमें क्या लिखा हुआ था? यहां लिखा लॉस होगा, कंफर्म लॉस होगा। यहां लॉस हो सकता है, देयर इज चांसेस, लेकिन ये डिपेंड कब किस पे करता है? ये सब मैं आपको जो मॉड्यूल है उसमें जो लिखा हुआ है उसी में पढ़ाऊंगा। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मार्क्स हमें तभी मिलेंगे जब मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है वो भी मैं लिखूंगा, लेकिन यहां समझ में आ जाएगा तो मॉड्यूल में समझने में दिक्कत नहीं होगी। लॉस हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। आराम से समझना,
लॉस हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता मेरे को। हमारा देखो एक कॉन्सेप्ट पता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इफ यू हैव चांसेस कि लॉस हो सकता है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। इफ यू हैव चांसेस, अगर आपको लगता है 1% चांस भी है तो भी रिकॉर्ड कर लो। एक्चुअल तो रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि लॉस हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है, लॉस हो सकता है, तो भी आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसको हम क्या लिख लेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है सर, यहां तक समझ में आई बात, एकदम समझ में आई। ठीक है, अब एक दूसरा और ऑप्शन होता है सर, ये क्या है, ये क्या है, ये बोलता है लॉस होगा। ठीक है, कब होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा, कितना होगा, कितना होगा ये नहीं पता मेरे को, तो सर उस केस में हम कंटीजेंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। पर ये क्या हुआ, प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन सेम हो गई, तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, आराम से समझना इसके अंदर डिफरेंस क्या है। इसमें एस्टिमेट लगा सकता हूं, लगा सकता हूं कि लगभग कितना नुकसान होगा, मतलब एक आइडिया लग सकता है। इसमें क्या लग सकता है, आइडिया लग सकता है। सर आइडिया कैसे लेगा कि हमने पिछले 5 साल देखा लगभग 2% नुकसान होता है, और यहां क्या है, नो आइडिया ऑफ, नो आइडिया ऑफ लॉस, कितना होगा उसका दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं लगा सकता, तो उस केस में हम कंटीजेंट लायबिलिटी लिखते हैं। बात समझ में आई, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले 2 मिनट सुनो। लायबिलिटीज को हमें बुक्स में दिखाना होता है, लायबिलिटीज एक्चुअल लायबिलिटी होती है, मुझे पता होता है क्या पे करना है। प्रोविजंस को भी हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में एक आइडिया रहता है नुकसान होगा, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि नुकसान होगा तो उसका प्रोविजन बना दो। कंटीजेंट लायबिलिटी कहां दिखाई जा सकती है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है सर, ये बुक्स में नहीं दिखाई जाएगी, इसको हम कहां दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। क्यों, पहला लॉस हो सकता है, वो पता ही नहीं होगा कि नहीं होगा, क्यों फालतू में बुक्स में दिखाओ, इसलिए। दूसरा है लॉस होगा बट कितना होगा ये मुझे नहीं पता, तो जब मुझे पता ही नहीं है इस चीज का कि लॉस कितना होगा, तो फिर मैं कैसे इसका प्रोविजन बना सकता हूं। बात समझ में मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है जी। चलो अब पढ़ लें किताब में लिखा हुआ क्या है। आओ जी, पहले कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ेंगे। आओ देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब पॉसिबल है कि हो सकता है, डेट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट की वजह से अराइज होएगी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस of one or more uncertain future event not wholly depend on the control of the enterprise। वर्ड सुनना मैंने क्या बोला, मैं अगर डायग्राम के फॉर्म में इसको लिखा सकता था, बट वो मजा नहीं आता, एग्जाम में एग्जैक्ट लिखना होता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, वन और मोर फ्यूचर इवेंट। ठीक है, जो अब कंट्रोल में नहीं, एंटरप्राइज के, मेरे कंट्रोल में होता तो उसको मैं इग्नोर ही कर देता ना। ठीक है, जैसे कि मैंने, आराम से समझना, मेरी एक प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी है जिसपे केस चल रहा है, आप बोल रहे हो आपकी है, मैं बोल रहा हूं मेरी है, लड़ लो। तो अब ये लायबिलिटी क्रिएट कब होगी मेरी, जब कोर्ट मेरे अगेंस्ट में फैसला सुना देगा, फ्यूचर में सुनाएगा मेरे अगेंस्ट में। तो अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट जो फ्यूचर में होगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। दूसरा क्या है, देखो ये है नुकसान तो होगा, कंफर्म है, जो बताया ना नुकसान तो होगा, डेट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो पास्ट इवेंट से अराइज होएगा, लेकिन इसको मैं लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं नुकसान, नुकसान होगा कंफर्म है, कितना होगा वो नहीं पता। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ए कंबाइंड इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल दिस ऑब्लिगेशन, और रिलायबल एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उस केस में हम कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। वैसे तो नवंबर 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज लिख लेंगे, सर इसको हम कहां दिखाते हैं, लिख लेना, यही लिख लेना सर, इसको हम कहां दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब नीचे दिखाते हैं, दिखाना जरूरी है, हाँ सर एकदम दिखाना जरूरी है। An interest should not recognize contingent liability in the balance sheet, however is required to disclose in notes to accounts।
अनलेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक इज रिमोट। अगर मान लो बहुत ही कम चांसेस है, मतलब इकोनॉमिक नुकसान हो ही नहीं सकता मेरे को, तब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो जी सर, पहली बात समझ में आ गई कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी, आपके कोर्स में यही है। इसके अलावा प्रोविजन के डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो प्रोविजन का डिफरेंसेस वही हैं जो मैंने आपको अभी बताए। ठीक है जी, कर लें इसको। आओ जी, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लायबिलिटी, ठीक है, ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। अमाउंट अनसर्टेन है, बट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी की कितना होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई अमाउंट नहीं कर सकते। प्रोविजन मीट द क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन का मतलब इसको हम बुक्स में दिखाते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी फेल मीट द सेम, मतलब इसको हम कहां दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, ठीक है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, प्रोविजन कब दिखाते हैं? व्हेन एन एंटरप्राइज हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। एंड सेकंड क्या है? रिलायबल एस्टिमेशन। भाई आउटफ्लो तो होगा और उसका एस्टिमेशन भी हम लगा सकते हैं। इसके अंदर देखो सब कुछ सेम है, बट इसमें अलग क्या है? कैन नॉट बी रिलायबल एस्टिमेट, इसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। फोर्थ क्या है? इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेटेड इट इज प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इट रिकॉग्नाइज द प्रोविजन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसको हम क्या दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। हाँ जी, एक दूसरा टॉपिक और है मेरे इसमें, कंटीजेंट एसेट्स। इसमें एक ही लाइन आती है। पहले होता क्या कंटीजेंट एसेट्स? देखो, लायबिलिटी का मतलब नुकसान हो सकता है, कंटीजेंट एसेट्स मतलब फायदा हो सकता है। फायदा हो सकता है, आराम से हुआ नहीं है, हो सकता है। तो अगर मुझे फायदा हो सकता है तो उसे कंटीजेंट एसेट्स बोलेंगे। लेकिन हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है जो बोलता है कि साहब प्रॉफिट मत दिखाओ जब तक वो एक्चुअल में अराइज ना हो जाए। ठीक है, तो कंटीजेंट एसेट्स को हम बुक्स में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये हो सकता है, हुआ नहीं है। और प्रॉफिट हम तब तक मत दिखाओ या एसेट्स तब तक मत दिखाओ जब तक एक्चुअल में अराइज ना हो जाए। तो कंटीजेंट एसेट्स को हम नोट्स अकाउंट्स में भी नहीं दिखाते सर, कहीं नहीं दिखाते, कहीं नहीं दिखाते। हालांकि एक लग्जरी है कि इसको हम कहां दिखा सकते हैं? बीओडी रिपोर्ट में। एग्जाम में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है भैया 2 नंबर का। कहां दिखाएंगे? बीओडी रिपोर्ट में। कहां दिखा सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। कहां दिखा सकते हैं? खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं दिखा सकते। ये अंडरलाइन कर लेना। कंटीजेंट एसेट्स इज यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्टिंग ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी एंड कॉरस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। कि बीओडी तो कंपनी में होते हैं, आपकी दुकानों में, फर्मों में बीओडी थोड़ी होती है, तो उसमें जो भी अथॉरिटी होगी अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। लो जी, कंटीजेंट एसेट्स वाला टॉपिक भी आपका पूरा हो गया। चलो जी, एक कैश बुक और देख लेते हैं। कैश बुक में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके, आएगा तो। आओ जी। अच्छा, मैं पता आपको ये मॉड्यूल में से क्यों करा रहा हूँ? ताकि हमें ये रहे कि मॉड्यूल में थ्योरी कवर हो रही है, ऐसे नहीं है कि हवा में चल रही है कि बना दिया उसमें से 5-10 जो भी क्वेश्चन है वो करा दिए। इसमें लगता है मॉड्यूल भी कवर हो रही है, मॉड्यूल में कुछ चीजें उससे लिंक करती है, वो भी साथ साथ में क्लियर करते जाते हैं। ठीक है जी, इसमें सर एक ही काम का है, पेटी कैश बुक क्या होती है, पेटी कैश बुक के फायदे क्या होते हैं। सर पहली बात तो ये, पेटी केस बुक अपनी अकाउंटिंग करती है उस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। पेटी केस बुक अपनी जो एंट्रीज करती है वो जिस सिस्टम के थ्रू करती है उसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। पहली बात ये बात हो गई। सर पेटी केस बुक क्यों बनती है? टू मीट स्मॉल एक्सपेंसेस। क्या बोल दिया मैंने? सुनने की कोशिश करना। एक कंपनी है जिसमें रोज 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 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के बहुत से खर्चे होते हैं। अगर ये सारे खर्चे हम P&L अकाउंट में लिखने लग जाएं अलग अलग, तो हमारा P&L अकाउंट इतना वाहियात हो जाएगा कोई इसको पढ़ेगा भी नहीं। क्या बोल दिया भाई? एक कंपनी है जिसमें मैंने 500 खर्चे किए, 500 खर्चे में से 200 खर्चे छोटे मोटे हैं। अगर वो सारे खर्चे मैं कैश अकाउंट से करूंगा तो कैश अकाउंट इतना गंदा हो जाएगा कोई इसको पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, और उसके केस में जो मेन कैशियर है, जो सारी एंट्रियां करता है, जो सारा रिकॉर्ड रखता है, उसकी भी आफत हो जाएगी। भाई मैं 5 करोड़ रुपए कैश संभालने वाला 100 रुपए चिंदी चोरी कर रहा हूं, 100 रुपए उसको दे दिए, 20 रुपए उसको दे दिए, 30 रुपए उसको दे दिए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसीलिए कंपनियां क्या करती है, अपना एक छोटा सा
अमाउंट किसी और को दे देती है और उसको बोलती है छोटे मोटे खर्चे तू करना, लेकिन हिसाब तो उसको भी रखना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या बनाता है, वो कैश बुक ना बना के पेटी कैश बुक बनाता है, जो छोटे मोटे चीजों के लिए बनाते हैं। अब पेटी कैश बुक मैंने उसको 1000 रुपए दिए, मान लो उसने 900 खर्च किए, तो 100 बच गए ना उसके पास, तो जो 100 रुपए बच गए वो कंपनी की क्या कहलाएगी, कंपनी की क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो जी सर, क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आ सकता है कि साहब इसके फायदे क्या होते हैं, क्या नहीं होते, दे रखेंगे आपके, देख लेते हैं एक बार। ये देख, एडवांटेज ऑफ पेटी कैश बुक, सेविंग द टाइम ऑफ चीफ कैशियर, मेन कैशियर का सेविंग होता है, सेविंग इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू लेजर, हर एक एंट्री को लिखना बहुत भारी काम होता है, इसलिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, और पेटी कैश बुक जितने खर्चे होते हैं उन सबका एक साथ जोड़ लगा देते हैं, लिखते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंस, खत्म बात, और कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स का ध्यान रख सकते हैं। चलो जी, लो जी इतनी बात है, खाली मेरा काम हो गया, आगे चलें सर। इन्वेंट्री के अंदर आओ जी सर, इन्वेंट्री में एक ही टॉपिक है अपने काम का, वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखो देखो हमारे क्या होता है, कंपनियों के अंदर दो जगह चीज मेंटेन करी जाती है। सर कैसे, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना शांति से। कंपनी है, कंपनी में एक तो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक है गोडाउन। गोडाउन जहां पर स्टोर, यहां पर क्या होता है, गुड्स स्टोर होता है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं भाई, पक्की बात। अब कोई कंपनी से मैंने माल खरीदा, लो जी ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम रख देते हैं अपन, क्या नाम रख देते हैं, आर्यन की कंपनी है। इस कंपनी से मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। ये जो गुड्स है, ये गुड्स तो कहां आएगा, यहां पर आएगा, गोडाउन में आएगा कि नहीं आएगा, स्टोर में आएगा। लेकिन इसका जो बिल है, इसको हम इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस है, ये इनवॉइस कहां जाएगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगी। कहां जाएगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगी। लो साहब ये कहां जाएगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस इनवॉइस को मेंटेन करेगा। अब कई बार क्या होता है कि गुड्स और इनवॉइस दोनों अलग अलग जाती हैं, तो गुड्स या इनवॉइस में से एक चीज तो जल्दी पहुंच जाती है और एक चीज लेट पहुंचती है, एक चीज जल्दी पहुंच जाती है और एक चीज लेट पहुंचती है। अब एक चीज जल्दी पहुंची और एक चीज लेट पहुंची, ठीक है, तो उसकी वजह से दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। क्यों, क्योंकि गोडाउन का जो गेटकीपर होता है वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है, तो वो अपनी गुड्स की रिकॉर्डिंग करता है। ये अपनी गुड्स की रिकॉर्डिंग कैसे करता है, फिजिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे मतलब गुड्स आया या गुड्स गया। लो जी ये सिंपल एंट्री करता है भाई, गुड्स आया रजिस्टर में लिख दिया, गुड्स गया रजिस्टर में लिख दिया। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट परचेज की एंट्री कब करता है, जब इनवॉइस रिसीव होती है, ठीक है, और सेल की एंट्री कब करता है, व्हेन गुड्स सोल्ड। कब एंट्री करेगा भाई, जब गुड्स बेचेगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारे यहां से गुड्स निकल जाता है लेकिन वो सोल्ड नहीं होता। आप बोलो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गुड्स निकल गया और सोल्ड नहीं हुआ। जैसे मैंने गुड्स बेचा या भेजा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर, या मैंने गुड्स भेजा कंसाइनी को, तो उस केस में क्या है, यहां तो रिकॉर्ड हो गया गुड्स स्टोर में, तो भी गुड्स स्टोर में तो रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि वहां रिकॉर्ड कैसे होता है, फिजिकल बेसिस पे गुड्स गया भाई, जैसे ही गुड्स गया सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे रिकॉर्ड हो गया, गुड्स गया। लेकिन अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि अभी तक आपने गुड्स सोल्ड नहीं किया, आपने गुड्स सोल्ड नहीं किया, तो इस कारण से इन दोनों में डिफरेंस आता है, पहली बात। अब सर कौन से मेथड को क्या बोलते हैं, गोडाउन जो है वो यूज में लेता है फिजिकल सिस्टम, गोडाउन जो यूज में लेता है उसे बोलते हैं फिजिकल सिस्टम या पीरियोडिक सिस्टम, फिजिकल सिस्टम या पीरियोडिक सिस्टम। और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट यूज में लेता है उसे हम बोलते हैं
परपेंचुअल सिस्टम, क्या बोलते हैं? परपेंचुअल सिस्टम। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कौन सा यूज में लेगा? परपेंचुअल सिस्टम। मतलब वो एंट्री कब करेगा? जब गुड्स आएगा है, जब बिल आएगा और जब मैं माल एक्चुअल में बेच दूंगा। इन कारण से दोनों डिफरेंस आता है। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड परपेंचुअल सिस्टम? गॉट इट? समझ गए? चलो जी आ जाओ, अपन सीधे अपने क्वेश्चन में आते हैं। आओ, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल, पीरियडिकल किस पे बेस होता है? फिजिकल पे। और परपेंचुअल किस पे होता है? रिकॉर्डिंग पे, बुक्स एक्चुअल बेसिस पर, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ए पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट मतलब कि भाई जी गोडाउन में इतने रुपए का माल पड़ा है, देख लो जी, आप गिन लो, ये देखो मेरा रजिस्टर है, इसमें मैंने 500 क्वांटिटी आई, 500 आई, 500 आई, 1500 हो गई, 1500 में से मैंने 700 सेल आउट कर दी या चली गई यहां से, तो मेरे पास 800 बची। आप चेक कर सकते हो, ये पर्टिकुलर डेट को अपना हिसाब मिलवा देता है। इट प्रोवाइड कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इससे आप कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। दिस सिस्टम डिटरमाइन इन्वेंट्री एंड टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका वैल्यू मान लो, कुछ मान लो। इट डायरेक्टली डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट इन्वेंट्री एज बैलेंसिंग फिगर। इसमें बैलेंसिंग फिगर के रूप में ले सकते हो कि जीपी वगैरह हमारे पास एग्जैक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर अज्यूम्ड टू बी सोल्ड। आ गया ना? मैंने गुड्स सोल्ड बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे दिया, मैंने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया, मैंने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया, अरे मैंने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिया, कंसाइनी को दिया, तो मैंने इसको सोल्ड मान लिया। तो जब तक सोल्ड नहीं मानता, जब तक एक्चुअली वो माल बिक ना जाए, ठीक है, जब तक माल बिक ना जाए, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स को भी वो क्या मानता है? इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स और अनसोल्ड स्टॉक आर अज्यूम्ड टू बी इन्वेंट्री। अगर लॉस ऑफ गुड्स हुआ और उसको मैंने अभी तक एंट्री नहीं करी, तो वो मेरी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा। अंडर दिस मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल है। ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है। सर सिंपल और लेस एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि एक बंदा कम पढ़ा लिखा चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए, सिंपल काम है। यहाँ तो हर चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। पीरियडिकल सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस इफेक्ट नहीं होता है, आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो, बट यहाँ तो दुकान रोकनी पड़ेगी एक बार फिजिकली काउंट करने के लिए, इनफ्लो और आउटफ्लो रोकना पड़ेगा। लो जी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और है आपके ट्रू फॉल्स में। अगर क्लोजिंग स्टॉक और जीपी का रिलेशनशिप पूछ सकता है, ठीक है, जीपी और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशनशिप पूछ सकता है। क्लास में मेरा बताया हुआ, फिर सुन लो कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो जीपी बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, तो जीपी भी कम होएगा, ठीक है। मतलब देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक के उल्टा रिलेशनशिप होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इतनी ही बात करेंगे, बाकी ठीक है। चलो जी, एक अपना है कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर। सर बिल ऑफ एक्सचेंज तो लगभग सब पढ़ लेते हैं, तो अपन अपने काम पे आते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो डिफरेंस आ सकता है इन दोनों के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमोजरी नोट में डिफरेंस क्या होता है? एक ओवर थ्रू ले, एक ओवर, एकदम सिंपल सा। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको, अगर आपने प्रैक्टिकल किया तो ये तो शानदार तरीके से आता है। क्या कहानी है? एक बंदा होता है, उसे हम ड्रोवर बोलते हैं। ड्रोवर बिल क्या करता है? ड्रोन करता है। ये बिल किसको दे देता है? ड्रॉई के पास। ड्रॉई क्या करता है? इस बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ड्रोवर चाहे तो इसको इंडोर्स कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, या फिर क्या करा सकता है? बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। डिस्काउंट करा सकता है। इस बंदे को हम क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं। और 3 महीने बाद ये ड्रॉई के पास जाकर पैसे लेकर आ सकता है। ऐसा नियम था। अगर मान लो ये एंडोर या डिस्काउंट नहीं कराता है, तो उस केस में क्या होता है? ड्रोवर ही क्या कहला सकता है, क्योंकि पेमेंट ड्रॉई को ही मिल जाएगा। पेमेंट किसको मिलेगा? ड्रोवर को ही मिल जाएगा। तो जब पेमेंट ड्रोवर को मिल जाएगा, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? पे भी कहला सकता है। तो ड्रोवर ने बिल ड्रॉई पे लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर ड्रोवर को दे दिया, ड्रोवर ने अपने पास रख लिया, 3 महीने बाद पैसे लेने ड्रोवर ही गया, तो वो क्या कहला सकता है? पेई कहला सकता है, ठीक है। यहां पर एक बात समझ में आ गई। दूसरा होता है प्रमोजरी नोट।
इसमें केवल 2 ही पार्टी होती है, इसमें केवल 2 ही पार्टी होती है सर, फिक्स होता है। एक पार्टी जो बिल ड्रॉन करती है, एक पार्टी जो क्या करती है, पेमेंट रिसीव करती है। क्या बात कर रहे हो सर, 2 ही पार्टी होती है। सर बिल कौन लिखता है, मेकर। मेकर कौन होता है, मेकर वो होता है जिसको पेमेंट करना होता है, जो पेमेंट करेगा। मेरे पैसे तुम मांगते हो, मेरे पैसे तुम मांगते हो, मेरे पैसे तुम मांगते हो, तो आई एम द मेकर, मैं बिल लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको पैसे दूंगा। गॉट इट। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने देखो इंडोर्स कर दिया था, इसमें 2 ही पार्टी होती है, कभी भी एंडोर्स नहीं हो सकता, ये बिल कभी भी एंडोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल होता है, इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन का मतलब होता है कि मैं इस तारीख को इतने रुपए आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, इतना ही है हमारे काम का। हाँ, ए बिल कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन इसमें अगला नहीं लगा सकता, कुछ भी हो जाओ। इसमें चाहे तो इसमें के लिए ओनली प्रोमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। इसमें सीधा हो जाता है कि मैं आपको इतने रुपए इस दिन दूंगा, खत्म बात। इसमें 3 पार्टी होती है, ड्रोवर, ड्रॉई और पेई, लेकिन इसमें 2 ही पार्टी होती है, पेयर, मेकर और पेई। मेकर जो बिल लिखता है, पेई जिसको पैसा मिलेगा। ए बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, पेमेंट कौन करता है, एक्सेप्टर करता है। यहां पर कौन पे करेगा, मेकर पे करेगा, जो बिल लिखेगा। उल्टा हो गया ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोवर लिखता है, जो पैसे मांगेगा वो लिखेगा, और पेई में कौन लिखता है, जिसको पैसे देने हैं, मैं पैसे दूंगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर कौन लिखेगा, मेकर लिख देगा। ड्रॉन बाय क्रेडिटर वही हो गया, और यहां पर कौन लिखता है, डेटर, जिसको पैसे देने हैं। ड्रोवर एंड पेई में भी सेम पर्सन, ड्रोवर और पेई जो लिखता है उसी को पैसा मिलता है, पर प्रोमोसरी नोट में जो बिल लिखता है वो पैसे देता है, तो यहां पर दोनों अलग अलग होते, कैन नॉट बी सेम। इन बिल ऑफ एक्सचेंज लायबिलिटी ऑफ द ड्रोवर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोवर की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। अब सेकेंडरी का क्या मतलब हुआ, भाई पहली लायबिलिटी किसकी, ड्रॉई की। भाई पेई किसके पास गया, ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पे कर दिया तो अच्छी बात है। अगर ड्रॉई पे नहीं करता है तो अब कौन देगा भैया पैसा, ड्रोवर देगा। तो ड्रोवर के लिए क्या होगी, सेकेंडरी लायबिलिटी। और एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि सर ड्रोवर अपना बिल दे दिया किसको, पेई को, तो क्या ड्रोवर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करता है क्या, नहीं, वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो उसको कहां दिखाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाएगा। मतलब भाई ड्रोवर ने जैसे बिल पेई को दिया, उसने एंट्री क्या कर दी, आराम से समझना, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू बैंक, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू बीआर, बीआर चला गया तो उसकी बुक से बीआर खत्म, तो बुक से बीआर खत्म, तो क्या वो बुक्स में दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन सेकेंडरी लायबिलिटी के रूप में, वो कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाता है। गॉट इट। इस केस में कंटीजेंट आता ही नहीं, क्योंकि एक ही बंदा पेमेंट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होता है तो उसमें नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ता है, याद है, नोटिंग चार्जेस लगते हैं, नोटरी पब्लिक हायर करते हैं, और नोटिस ऑफ डिसऑनर इसमें जरूरत नहीं होती है। लो जी, इन केस ऑफ डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड, नोटेड होता है, प्रॉपर्ली अथॉराइज्ड होता है, इसमें कोई भी इसकी नोटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। लो जी, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिए हैं। एक आप कंपनी में भी अगर करना चाहो तो मुझे लगता है कि ये सब आपका लो में कवर हो चुका है, फिर भी 5 मिनट के लिए अपन देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें 51% या इससे ज्यादा शेयर किसके पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या बोथ के पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई सब्सिडरी है किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, कोई सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी बोला गया। फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी वो होती है जो कहां बनी है, इंडिया के बाहर, जो कहां बनी है, इंडिया के बाहर, जो कहां बनी है, इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में उसका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। वो फिजिकली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। सर इंडिया के बाहर कंपनी बनी, हाँ सर इंडिया के बाहर कंपनी बनी है, बट वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उसे हम फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इतना सा लिखा हुआ है कि जो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी को भी, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, बट मैक्सिमम कितने होने चाहिए भैया, 200 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते,
ठीक है जी। चलो ये अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। किस किस को कर सकती है सर? अपने एम्प्लॉयज को कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, अपने पुराने एम्प्लॉयज को कर सकती है और फैमिली मेंबर्स को कर सकती है। सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती और ये प्रोस्पेक्टस भी इश्यू नहीं करती है। प्रोस्पेक्टस भी इश्यू नहीं करती है, कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करती, क्या इश्यू करती है? स्टेटमेंट, ये आगे आ जाएगा वैसे तो, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की स्टेटमेंट इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस के बदले में। ठीक है जी। पब्लिक कंपनी क्या होती है सर? पब्लिक कंपनी वो होती है जो अपने शेयर मार्केट में इश्यू करती है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। ठीक है। पब्लिक कंपनी के कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। सर ये अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, शायद आपके आ जाए, ये आपके काम का नहीं है। गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया। क्यों? अब कोई भी लिमिट नहीं है पेड अप कैपिटल की, कितनी भी पेड अप कैपिटल से आप कंपनी बना सकते हो, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सर काम का काली क्या है? ये वाला काम का, नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड नाउ, ये बकवास लिखा रखा है ऊपर वाला। चलो जी। ओपीसी, एक कंपनी एक शेयर होल्डर होता है, एक डायरेक्टर होता है, उसे ओपीसी बोलते हैं। सर स्मॉल कंपनी कर लेना, पक्का आएगा, कंफर्म, चाहे लॉ में आए चाहे अकाउंट्स में आए, कन्फर्म आएगा, कन्फर्म। सर स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसके अंदर 50 लाख से ऊपर क्या नहीं हो? पेडअप कैपिटल नहीं हो। ठीक है। और इसको हम 10 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। टर्नओवर कितना हो? मैक्सिमम 2 करोड़ हो, इसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? 100 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। ये कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बोल दो, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 में कौन सी रजिस्टर्ड होती है? एनजीओज, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। और बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम क्या नहीं बोलते हैं? स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। लिमिटेड लिस्टेड कंपनी वो होती है जो लिस्टेड है किसी भी शेयर मार्केट के अंदर। लिमिटेड था क्या? सॉरी, लिमिटेड मतलब जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कितने रुपए तक? शेयर कैपिटल तक। ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसके अंदर कोई लायबिलिटी नहीं होती। सर ये कंपनियां कौन सी होती है? कोई बनाता है क्या? सर एनजीओज को, एनजीओज में क्या होता है, जो उसके मेन जो भी डोनर होते हैं या फिर जिन्होंने कंपनी बनाई होती है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है कि भाई अगर इस कंपनी ने कोई भी पैसा नहीं चुकाया तो हम चुकाएंगे। ठीक है। तो उसमें उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड बाय शेयर मतलब शेयर से लिमिटेड, और बकवास लिख रखा है। हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है? अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में 50% शेयर ले रखा है, या उससे 50 या मोर देन 50 ले रखा है, तो उसे होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। ठीक है। मोर देन 50 ले रखा है तो उसे होल्डिंग बोलेंगे। या फिर उस दूसरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं कंट्रोल कर सकता हूं तो होल्डिंग कंपनी होगी, दूसरी सब्सिडरी कंपनी होगी। या फिर ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं सब चीजें भी जो बता रहा हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाते हैं। सर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होने चाहिए भैया? डबल एंट्री सिस्टम पे बने हुए होने चाहिए। अच्छी बात है। ये आगे देखो, बुक्स अकाउंट्स और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल होने चाहिए। और हमारे अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? एक्यूरेल बेसिस पे बने होने चाहिए। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आ सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए। गलत आंसर है, हमारी ट्रू एंड करेक्ट नहीं हो सकती। ये मैंने समझाया हुआ क्लास में, मेरे अकाउंट्स ट्रू एंड करेक्ट नहीं हो सकते, ट्रू एंड फेयर ही होते हैं, क्योंकि करेक्ट तो भगवान ही नहीं है आज तक। ट्रू एंड फेयर मतलब लगभग सही है, एग्जैक्ट सही कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई नहीं है। फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। ठीक है। सर क्या सबको कैश फ्लो बनाना पड़ता है क्या? 3 कंपनियों को कैश फ्लो नहीं बनाना भाई, सबको बनाना पड़ता है। एक तो छोटी सी कंपनी, इतनी सी स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो नहीं बनाना। एक डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट मतलब होता है इनएक्टिव कंपनी, जो कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, खाली जबरदस्ती बना के छोड़ दी, इनएक्टिव कंपनी या फिर 1% कंपनी, इन सबको कैश फ्लो नहीं बनाना, बाकी सबको बनाना होता है। सर और भी बात कर लेंगे थोड़ी सी और। हमारा फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। हम बनाते हैं बैलेंस शीट है, लेकिन सबसे पहले ऊपर सब हम बनाते P&L है, लेकिन सबसे ऊपर क्या लगती है पता है आपको? बैलेंस शीट लगती है। तो पार्ट 1 में तो आती है बैलेंस शीट, और पार्ट 2 में क्या आती है? और शेड्यूल 3 में P&L आता है। चलो जी आगे चलते हैं। बस इतना कर ले, सुपर मोर देन सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। सेकंड यूनिट में भी स्टार्टिंग थ्योरी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अथोराइज कैपिटल क्या होती है,
पेड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, सब आपको आता है, इसलिए मैंने नहीं कराया। हाँ, एक रिजर्व कैपिटल ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल होती है जो कंपनी हम लिक्विडेशन के वक्त मांग सकते हैं, उसे हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, चलो बाय बाय, इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू हर एक चैप्टर हर एक यूनिट के पीछे के कर लेना, 6 में से 4 ट्रू फॉल्स हो जाएंगे अपने, ठीक है ना। उनको रट लेना, ढंग से याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना, काम हो जाएगा। बाय बाय।